1830 टू 1848 एज ऑफ रिवॉल्यूशन। इतिहासकारों ने, हिस्टोरियंस ने 1830 से 1848 तक के पीरियड को क्रांति का युग कहा है, एज ऑफ रिवॉल्यूशन। हम देखते हैं कि इस समय में ना सिर्फ फ्रांस बल्कि यूरोप के बाकी हिस्सों में भी, अदर टेरिटरीज में भी काफ़ी रिवॉल्यूशन होते हैं, क्रांतियाँ होती है। जैसे कि फ्रांस में तो हुआ ही, नीदरलैंड में, आयरलैंड में, पोलैंड में, ग्रीस में, यहाँ तक कि सोसाइटी के हर सेक्शन के लोगों ने भी रिवॉल्यूशन किया। जैसे किसानों ने किया पीजेंट रिवॉल्यूशन, किसान आंदोलन। वीवर्स ने किया, बुनकर ने, कपड़ा बिनने वाले वीवर्स, तो वीवर्स रिवॉल्यूशन। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की घटना हुई। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिसिज्म। यहाँ पे रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब रोमांस नहीं है, बल्कि यहाँ पे रोमांटिसिज्म का मतलब है कल्चरल मूवमेंट। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी घटनाएं हुई इस 1830 से 1848 के पीरियड में, और इसने यूरोप के नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट, देश बनाने की कल्पना, राष्ट्र बनाने की कल्पना में काफ़ी बल दिया, काफ़ी जोर दिया। और यह थिंकिंग जो था, यह सेंटिमेंट्स जो था, यह नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना जो था, इसकी और तेजी से विकास हुआ, मोबिलाइज हुआ, मोबिलिटी हुआ। तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि 1830 से 1848 तक यूरोप का सिचुएशन क्या था। तो हम जानते हैं कि 1815 में, 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था। तो वियना कांग्रेस के बाद न्यू कंजर्वेटिव्स यूरोप में सत्ता में आ गए थे, पावर में आ गए थे, और वह इस समय अपनी ताकत को, अपनी सत्ता को, अपनी पावर को और ज्यादा कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहे थे और मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि इस समय में कैसी कैसी क्रांतियां हुई और किस तरह से रिवॉल्यूशन का फ्रांस से स्टार्ट होने के बाद पूरे यूरोप में यह फैल गया। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 के बाद, वियना कांग्रेस 1815 के बाद फ्रांस में बॉर्बन राजवंश, बॉर्बन डायनेस्टी जो था, उसका सत्ता को, उसके एम्पायर को वापस फ्रांस में स्थापित किया गया था। 1830 में, 1830 में जुलाई में रिवॉल्यूशन होता है। इस जुलाई रिवॉल्यूशन में, जिसको कि लिबरल्स रिवॉल्यूशनरीज ने किया था, लिबरल रिवॉल्यूशनरीज ने, इन लोगों ने जो रिवॉल्यूशन किया, इसको जुलाई 1830 की रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं या जुलाई रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो इस जुलाई रिवॉल्यूशन में बॉर्बन डायनेस्टी को उखाड़ फेंका गया, उसका एंड हो गया, और एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, संविधान रहेगा और मोनार्की रहेगा, राजा भी रहेगा, मगर राजा के अधिकार पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल होंगे। वो पार्लियामेंट लिमिट करेगा राजा का पावर्स को। तो इस तरह की एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना की गई, जिसका की हेड लुइस फिलिप को बनाया गया। तो फ्रांस में यह घटना थी। इसी घटना को हम जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, जो कि फ्रांस में हुई थी, जुलाई रिवॉल्यूशन। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि जब जब फ्रांस में कुछ भी होता था, कुछ भी नई आइडियोलॉजी या कोई भी रिवॉल्यूशन होता था, तो उसका असर यूरोप के बाकी हिस्सों पर भी पड़ता था, बाकी टेरिटरीज में भी पड़ता था। तो यहाँ जो फ्रांस में जो जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ, जुलाई की जो क्रांति हुई, तो इसका असर जो है 1815 के बाद फ्रांस के नॉर्थ में जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड बनाया गया था, और उस नीदरलैंड में बेल्जियम को मिलाकर के बनाया गया था, बेल्जियम प्लस नीदरलैंड था। तो वहाँ भी ब्रसेल्स में, जो आज के बेल्जियम में है, ब्रसल्स में रिवॉल्यूशन होता है, और ब्रसल्स में रिवॉल्यूशन होने के बाद बेल्जियम जो है नीदरलैंड से अलग हो जाता है, जो कि पहले यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड होता था। तो नीदरलैंड से बेल्जियम जो है अलग हो जाता है। तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव जब नीदरलैंड में पहुंचता है, किंगडम ऑफ नीदरलैंड में, तो वहां से बेल्जियम जो है नीदरलैंड से अलग हो जाता है। इसी घटना को लेकर मैटरनिख बोलते हैं
कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को खांसी हो जाती है। व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप गेट्स कफ। तो कहने का मतलब क्या है कि फ्रांस में कुछ भी होता है तो उसका असर पूरे यूरोप में होता है। जैसे यह जुलाई 1830 की जो क्रांति थी, यह फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, लुइस फिलिप हेड बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी, और जो बॉर्बन अंपायर था, बॉर्बन डायनेस्टी था, उसको उखाड़ फेंका गया लिबरल रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा। तो ये जो फ्रांस पे हुआ, इसका असर जो है नीदरलैंड के किंगडम ऑफ नीदरलैंड में भी देखने को मिला, और वहां पे बेल्जियम अलग हो गया। तो इन सारी घटनाओं को देखते हुए ही मेटरनिक बोलते हैं कि जब कभी फ्रांस में कुछ होता है तो उसका सारा असर यूरोप में हो जाता है। व्हेनेवर फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप गेट्स कफ। और ये मेटरनिक कौन था? अगर आपको याद होगा तो 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, वियना कांग्रेस, तो उसका जो सम्मेलन हुआ था, उसका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसका जो मीटिंग हुआ था कि अब आगे यूरोप का भविष्य कैसा होगा, वह जो है वियना में हुआ था। ट्रीटी ऑफ वियना। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। और ऑस्ट्रिया का ड्यूक चांसलर कौन था? मेटरनिक। यह वही मेटरनिक था जिसने ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट किया था। और इसने एक और स्टेटमेंट दिया था जूसेपी मेजिनी के बारे में, ज्यूसेपी मेजिनी के बारे में, जो इटली का यूनिफिकेशन के बारे में सोच रहा था। उसने कहा था कि मेजिनी जो है यह हमारे सोशल ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा एनिमी है। ही इज द मोस्ट डेंजरस पर्सन फॉर आवर सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर मतलब कंजर्वेटिव्स के लिए, क्योंकि ये लोग जो है कंजर्वेटिव विचारधारा के थे, न्यू कंजर्वेटिव्स के लिए। तो ये मेजिनी को भी न्यू कंजर्वेटिव्स के खिलाफ ओपोजिट में सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। तो यह मेटरनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है, इसका नाम याद रखना होगा। यह ट्रीटी ऑफ वियना में इसने जो है होस्ट किया था। इसने जो है मेजिनी के बारे में स्टेटमेंट दिया था कि यह सबसे खतरनाक आदमी है जो हमारे सोशल ऑर्डर को ओपोज करता है। ही इज द मोस्ट डेंजरस पर्सन हु इज ओपोजिंग आवर सोशल ऑर्डर। आवर सोशल ऑर्डर मेटरनिक का मतलब था कंजर्वेटिव का, क्योंकि यह लोग कंजर्वेटिव विचारधारा के थे, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के थे। और अभी उसका क्या स्टेटमेंट है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप गेट्स कफ। तो मेटरनिक को याद रखिएगा। अब हम देखते हैं ग्रीक का वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फ्रांस छींकेगा तो पूरा यूरोप को सर्दी तो खांसी तो होगी ही होगी। व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप गेट्स कफ। तो इसी क्रम में, इसी क्रोनोलॉजी में हम देखते हैं कि फ्रांस में जो जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ, वहां से किंगडम ऑफ नीदरलैंड में रिवॉल्यूशन पहुंचा, बेल्जियम अलग हो गया, और इसी घटना का असर ग्रीस में भी हुआ, जिसको कि हिंदी में यूनान बोलते हैं। तो यूनान में भी, वहां पर भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। हालांकि यूनान में, ग्रीस में रिवॉल्यूशन 1821 से चल रहा था, 1821 से। मगर जब फ्रांस में ये जुलाई की क्रांति हुई, जुलाई रिवॉल्यूशन, तो इसके कारण ग्रीस में जो रिवॉल्यूशन चल रहा था, वार ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, उसमें और तेजी आई, उसका मूवमेंट और फास्ट हो गया। ग्रीस 15वीं सेंचुरी से ही ऑटोमन अंपायर के अंदर में था। इट वॉज अंडर द ऑटोमन अंपायर फ्रॉम 15th सेंचुरी। और ये ऑटोमन अंपायर का रूलर जो थे वे मुस्लिम्स थे। ग्रीस में जो रिवॉल्यूशन हुआ उसको लीड किया एजुकेटेड मिडिल क्लास ने, जिसमें कि प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, कमर्शियल सेक्शंस के, कमर्शियल सोसाइटी के लोग थे। तो इन लोगों ने इसको लीड किया, वार ऑफ इंडिपेंडेंस को। और इनको जो है पूरे यूरोप से इनको सपोर्ट मिला। क्यों? क्योंकि एक चीज याद रखिए, ग्रीस को यूरोपीय संस्कृति का पालना कहा जाता है। यूरोपीय संस्कृति का पालना, गोद कहा जाता है कि यूरोप में जो संस्कृति जो बनी, कल्चर जो बना, उसका यहीं से जन्म हुआ। तो ग्रीस इज नॉन एज क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो यूरोप के जो लोग थे उनका सेंटिमेंट्स यूनानी सभ्यता, ग्रीस कल्चर के साथ काफी गहरा जुड़ा हुआ था। ग्रीक कल्चर को हेलेनिज्म बोलते थे। तो हेलेनिज्म के लिए इन लोगों का काफी सपोर्ट था, काफी सहानुभूति थी। तो वेस्टर्न यूरोप
यूरोप के लोगों की भी ग्रीस के वार ऑफ इंडिपेंडेंस में सपोर्ट था। और दूसरे जो ग्रीस के जो लोग ग्रीस से बाहर एग्जाइल लाइफ जी रहे थे, निर्वासित जिंदगी जी रहे थे, मतलब ग्रीस के जो लोग ग्रीस से बाहर थे, उन लोगों ने भी ग्रीस के वार ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया। जैसा कि हमने बताया, ग्रीस को क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन माना जाता था और यूरोप के लोगों का सेंटिमेंट्स और सपोर्ट इसके साथ था। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था जो कि इंग्लिश पोएट था, इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन। इसने जो है ग्रीस के वार ऑफ इंडिपेंडेंस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। पोएट्स जो है उस समय के जो भी यूरोपियन पोएट्स थे वो ग्रीस के बारे में कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, उसको सपोर्ट करते थे। तो ये लॉर्ड बायरन ने भी वार ऑफ इंडिपेंडेंस ग्रीस का सपोर्ट किया। इसने फंड रेज किया और यह खुद युद्ध में लड़ने के लिए ग्रीस में गया। ही एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन द वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन ग्रीस। और वहां जाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको फीवर हो गया, बुखार हो गया और 1824 में उसकी मृत्यु हो गई। ही डाइड बिकॉज ऑफ फीवर। तो लॉर्ड बायरन का नाम याद रखिएगा, यह इंग्लिश पोएट था। इसने ग्रीस के वार ऑफ इंडिपेंडेंस में सपोर्ट किया था, फंड रेज किया था और खुद जाकर के लड़ा और इसकी मृत्यु जो है, इसका डेथ जो है फीवर के कारण हो गया। तो यह ग्रीक का जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, यह इतना महत्वपूर्ण, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यह इसलिए है क्योंकि इसको सेंटर माना जाता था, केंद्र बिंदु माना जाता था यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल। तो ग्रीस के वार ऑफ इंडिपेंडेंस में पूरे यूरोप की सहानुभूति थी, पूरे यूरोप का सेंटिमेंट्स था, पूरा यूरोप का जो है सपोर्ट था। तो इस कारण से भी ग्रीस का वार ऑफ इंडिपेंडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ये हम पहले ही बता चुके हैं कि ये 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था और यहाँ के रूलर मुस्लिम थे। ग्रीस में जो रिवॉल्यूशन हुआ, वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, तो 1832 में एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। हिंदी में इसको बोलते हैं कुस्तुनतुनिया की संधि। तो 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है और उसके बाद ग्रीस को इंडिपेंडेंस आज़ादी मिल जाती है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किस ट्रीटी के बाद ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिली? तो 1832 का ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, हिंदी में कुस्तुनतुनिया की संधि 1832, याद रखिएगा। तो ग्रीस के वार ऑफ इंडिपेंडेंस में दो नाम याद रखिए, एक इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन का नाम और दूसरा ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, जिस ट्रीटी के बाद ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिल गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जुलाई 1830 में फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ उसका असर यूरोप के बाकी देशों में भी फैल गया और वहां भी रिवॉल्यूशन होने लगे, जिसका दो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। नीदरलैंड में बेल्जियम अलग हो गया और ग्रीस में वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ जो फाइनली 1832 में इंडिपेंडेंट हो गया। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिसिज्म। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि रोमांटिक इमेजिनेशन या रोमांटिसिज्म का मतलब होता है कल्चरल मूवमेंट, सांस्कृतिक आंदोलन। रोमांटिक इमेजिनेशन या रोमांटिसिज्म का मतलब रोमांस से नहीं समझना चाहिए। इसे लव, प्यार, मोहब्बत, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड नहीं समझना चाहिए। इसका मतलब होता है कल्चरल मूवमेंट, सांस्कृतिक आंदोलन। तो आप पूछेंगे कि ये कल्चर क्या होता है फिर? तो जैसे बाहर के लोग जब कभी बात करते हैं कि भारत का कल्चर क्या है, तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि भारत का कल्चर कैसा है? मतलब भारत के लोग कैसे खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या म्यूजिक है, क्या लिटरेचर है, क्या कहानियाँ हैं यहाँ की, क्या लोक संगीत है, क्या किताबें हैं इनकी। तो यहाँ के लोग कैसे खाते, पहनते, उड़ते, गाते, नाचते, क्या पर्व है, क्या त्यौहार है, क्या खान है, क्या पान है, कैसे बिहेवियर है, क्या व्यवहार है, क्या एजुकेशन सिस्टम है, क्या फिलॉसफी है, क्या ट्रेडिशन है, क्या रहने सहने का ढंग है, कैसे घर होते हैं। तो यह सारी बातें मिल करके कल्चर कहलाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि
इन सभी बातों को ही रोमांटिक इमेजिनेशन या रोमांटिसिज्म बोलते हैं। तो इसको हम लोग कल्चरल मूवमेंट बोलते हैं। तो ये रोमांटिक इमेजिनेशन या रोमांटिसिज्म का रिवॉल्यूशन से क्या मतलब है? तो हम देखते हैं कि ये जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, रिवॉल्यूशन किसके लिए हो रहा है? नेशनलिज्म की भावना के लिए, देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए। नेशनलिज्म देशभक्ति की भावना, राष्ट्र बनाने के लिए, नेशन बनाने के लिए, देश बनाने के लिए। तो क्या यह जो नेशनलिज्म की भावना है सिर्फ ये वार और टेरिटरी एक्सपेंशन मतलब कि युद्ध या साम्राज्य के विस्तार से ही होगा कि कोई और बातें भी होंगी? तो हम देखते हैं कि कल्चरल मूवमेंट ने भी नेशनलिज्म की भावना, देशभक्ति की भावना को राष्ट्र राज्य को बनाने में, नेशन मेकिंग में, देश बनाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया और यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर था। तो देखते हैं कि कल्चरल मूवमेंट कैसे नेशनलिज्म भावना को आगे बढ़ाती है यूरोप में 1830 से 1848 के बीच में। ध्यान रहे अभी हम लोग रिवॉल्यूशन का पीरियड पढ़ रहे हैं 1830 टू 1848 और इस पीरियड में रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिसिज्म कैसे नेशनलिज्म की भावना, देशभक्ति की भावना को आगे बढ़ाती है, इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3 एग्जाम्पल को लेते हैं जो आपके बुक में भी दिया गया है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर के बारे में। जोहान गॉटफ्राइड हर्डर यह एक जर्मन फिलोसोफर थे और इन्होंने भी जो है जर्मन फोक सॉन्ग्स, जर्मन लिटरेचर, जर्मन साहित्य, जर्मन डांस, जर्मन लैंग्वेज को इन्होंने जो है एक बेस बनाकर नेशनल फीलिंग, नेशनल सेंटिमेंट्स को आगे बढ़ाने में मदद की। इन्होंने 2 वर्ड का यूज किया है। नंबर 1 das Volk, नंबर 2 वोकजिस्ट। das Volk, वोकजिस्ट। वोक का मतलब क्या होता है? जर्मन लैंग्वेज में वोक का मतलब वोक, VOLK, वोक्सवैगन सुने हैं ना, उसी से। या 10 वोक, 10 विदानिया, एक पिक्चर आया था वही वाला 10। तो 10 वोक, वोक का मतलब होता है जनता, पब्लिक या नेशन। जर्मन लैंग्वेज में वोक का मतलब होता है जनता, पब्लिक या नेशन या देश। तो इन्होंने 10 वोक या वोकजिस्ट की वर्ड को यूज करके जर्मन कल्चर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और उसके थ्रू नेशनलिस्टिक मूवमेंट, नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसी कड़ी में हम देखते हैं जर्मनी के ही 2 भाई थे, ग्रिम ब्रदर्स, जैकोब एंड विल्हेम ग्रिम्स। ये 2 भाई थे जर्मनी के ही और इनका नाम फेरी टेल्स के साथ जुड़ा हुआ है। फेरी टेल्स, परियों की कहानी, लोक कहानियाँ। तो यह जो है इन लोगों ने एक ग्रिम ब्रदर्स ने फेरी टेल का पब्लिकेशन किया था, किताब निकाली थी और इसमें इन्होंने जर्मनी की जो लोक कथाएं थी, जो जनरेशन से जनरेशन चले आ रहे थे, उनको इन लोगों ने कलेक्ट करके एक बुक में पब्लिश किया था। इसके लिए इन लोगों ने गांव-गांव का ट्रैवल किया था और लोगों से इन कहानियों को इकट्ठा करके एक फेरी टेल बुक में पब्लिश किया था। ये कहानियाँ जो है जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही थी। दादा ने पोता को बताया, पोता ने बेटा को बताया, बेटा ने बेटा को बताया, इस तरह से ये जनरेशन बाय जनरेशन यह कहानियाँ चलती आ रही थी। इन्हीं कहानियों को ग्रिम ब्रदर्स ने फेरी टेल में कलेक्ट करके पब्लिश किया और यह काफ़ी फेमस हो गई। यह जर्मनी में छोटे बड़े, बच्चे, बूढ़े, एडल्ट सभी बहुत मन लगा के चाव से पढ़ते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ग्रिम ब्रदर्स जो है फोक लिटरेचर, फोक साहित्य, फोक म्यूजिक, फोक ट्रेडिशन के तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया। हालांकि इन दोनों भाइयों ने लॉ की पढ़ाई की थी, लॉ की, परंतु धीरे धीरे ये लोग जो है फोक लिटरेचर की तरफ, फोक सॉन्ग की तरफ, फोक ट्रेडिशन की तरफ ये लोग झुकते गए। बाद में हम देखते हैं कि ग्रिम ब्रदर्स ने लिबरल्स को ज्वाइन कर लिया और उस समय लिबरल्स की सबसे बड़ी डिमांड थी प्रेस की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो यह लोग भी इनके साथ इस मूवमेंट में आ गए और इन लोगों ने भी प्रेस की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, लिबर्टी ऑफ प्रेस, लिबर्टी मतलब आज़ादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस का इन लोगों ने डिमांड किया। ग्रिम ब्रदर्स का भी मानना था कि यह जो फ्रेंच की जो आइडियोलॉजी है, यह जो है जर्मन के लिए ठीक नहीं है। जर्मन की अपनी आइडेंटिटी है, इनकी अपनी एक नेशनलिस्टिक व्यू है, इनकी अपनी एक देशभक्ति की भावना है और जर्मन देश के लिए यह जो है, यह फीलिंग, यह भावना, यह जो है कॉमन कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशन के माध्यम से ही आएगा। इसलिए फोक सॉन्ग्स, फोक डांस, ओपेरा के शोज इन लोगों ने किए और एक कॉमन कल्चर
कॉमन आइडेंटिटी को इन लोगों ने डेवलप करने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना का विकास हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिर्फ युद्ध और टेरिटरी एक्सपेंशन ही नहीं, बल्कि कल्चर के माध्यम से भी देशभक्ति की भावना का विकास हुआ। जैसे कि जर्मनी में हम देख रहे हैं, हर्डर और ग्रिम ब्रदर्स ने ये जो है ट्रेडिशनल बातें कल्चर के माध्यम से जर्मन के लोगों में देशभक्ति की भावना, नेशनलिज्म की भावना का विकास करने का कोशिश किया। इसी कड़ी में एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है पोलैंड का। पोलैंड का एग्जाम्पल क्लासिकल एग्जाम्पल है। 1815 में और ये जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, और उस समय जो 4 मेजर पावर थे, ट्रीटी ऑफ वियना 1815, वियना कांग्रेस। यह जो हम कांग्रेस बोलते हैं, तो ये कांग्रेस का मतलब ये जैसे इंडिया वाला कांग्रेस नहीं है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, यह कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस का मतलब होता है सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग या इस तरह से कोई ग्रुप। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं वियना कांग्रेस। तो वियना कांग्रेस में जब ये हुआ, तो ये बातें हुई, तो ये वियना कांग्रेस कब हुआ था? ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में, जब नेपोलियन का डाउनफॉल हो गया था, नेपोलियन का पतन हो गया था। तो नेपोलियन ने जितने भी यूरोप में, फ्रांस के बाहर जितने भी सीमाओं को, जितने भी क्षेत्र को, जितने भी एरिया को जीता था, टेरिटरी को जीता था, उसके हारने के बाद उसके जीते हुए क्षेत्रों को, उसके जीते हुए टेरिटरीज को इन ग्रेट पावर्स ने, ग्रेट पावर्स ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रसिया, प्रसिया बोलते हैं या प्रसा बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, जो बोलना है बोल दीजिए, एक ही बात है, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन प्रसा होता है। तो इन लोगों ने बांट लिया था और रसिया को जो है पोलैंड का एक मेजर पार्ट मिला था। तो रसिया का कंट्रोल पोलैंड के एक मेजर पार्ट पर था। हम पोलैंड को देखते हैं कि उसका अपना कोई फिक्स टेरिटरी कभी था ही नहीं, वो कभी देश ही नहीं था। उसके ऊपर कुछ पार्ट में किसी और का रूल था, किसी पार्ट में किसी और का रूल था, किसी पार्ट में किसी और का रूल था। तो जैसे कि हम आगे भी देखे हैं कि ऑस्ट्रिया हंगरी का जो राज्य था, हैब्सबर्ग अंपायर, उसमें भी पोलैंड के कुछ पार्ट आते थे। और ट्रीटी ऑफ वियना के बाद 1815 के बाद रसिया को भी पोलैंड के कुछ पार्ट दे दिए गए थे। अब क्या होता है कि पोलैंड पे जब रसिया का कंट्रोल हो जाता है, तो इन लोगों ने रसियन लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट कर दिया और बोला गया कि अब पोलैंड में है जो सिर्फ रसियन लैंग्वेज ही चलेगा। तो पोलैंड के लोगों ने इस बात का विरोध किया, इसको जो है ओपोज किया, और उन लोगों ने पोलिश लैंग्वेज को उन लोगों ने अपनाया, और इसके माध्यम से उन लोगों ने देशभक्ति की भावना, नेशनलिज्म की भावना का विकास किया। इससे क्या हो गया कि रसिया नाराज हो गया, क्योंकि उसने जो है पोलैंड में जो है अपने हिस्से के जो पोलैंड था, उसके अधिकार में जो पोलैंड था, उसके स्कूल, कॉलेज, सभी जगह उसने रसियन लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट कर दिया था, लागू कर दिया था। पोलैंड के लोगों ने इसका बहिष्कार किया, ओपोज किया, और उन लोगों ने पोलिश लैंग्वेज, पोलिश डांस, पोलिश कल्चर, पोलिश फोक डांसेस, ओपेरास आदि को जो है उन लोगों ने किया, और इसके थ्रू जो है नेशनलिस्टिक मूवमेंट, नेशनलिज्म की भावना, देशभक्ति की भावना को दिखाया। पोलैंड में ये हालत हो गई कि अगर कोई पोलैंड का लैंग्वेज बोल रहा है, पोलिश बोल रहा है, वर्नाकुलर लैंग्वेज बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि वह रसिया का ओपोज कर रहा है, वह एक नेशनलिस्टिक आदमी है, वह नेशनलिज्म की भावना से ओतप्रोत है, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। तो देखिए पोलैंड कैसे एक क्लासिकल एग्जाम्पल बन गया। लैंग्वेज के माध्यम से उसके अंदर में नेशनलिज्म की भावना, देशभक्ति की भावना का विकास हुआ, और एक लैंग्वेज जो है रिवॉल्यूशन का काम कर रहा है। रसिया ने क्या किया कि इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया, उसने रिवोल्ट को दबा दिया, मगर पोलैंड में जो ये राष्ट्रीयता की भावना आई, नेशनलिज्म की भावना आई, देशभक्ति की भावना आई, उसको नहीं दबा पाया। चर्च में बिशप्स ने, प्रीस्ट ने, पादरी लोगों ने, संत लोगों ने पोलिश लैंग्वेज में प्रीचिंग करना शुरू किया, शिक्षा देना शुरू किया। इससे रसिया और घुसा गया, और उन्होंने पोलैंड के जो प्रीस्ट थे, पादरी थे, चर्च के जो बिशप्स थे, उनको पकड़ के साइबेरिया में जेल में डाल दिया, मगर वह पोलैंड की देशभक्ति की भावना को बढ़ने से नहीं रोक सका। तो यहाँ पर पोलैंड में हम क्या देखते हैं कि
लैंग्वेज ने एक रिवॉल्यूशन का काम किया, देशभक्ति की भावना को जगाने में काम किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिसिज्म, कल्चरल मूवमेंट ने, जैसा कि जर्मनी में हम लोगों ने हर्डर के केस में देखा, जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, या फिर ग्रिम ब्रदर्स, या पोलैंड में ये भाषा के माध्यम से, वर्नाकुलर लैंग्वेज के माध्यम से, इसने भी नेशनलिज्म की भावना को विकास में, देशभक्ति की भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो सिर्फ वार और टेरिटरी एक्सपेंशन से ही नहीं, बल्कि कल्चरल मूवमेंट से भी नेशनलिज्म का विकास हुआ। और यह सभी घटनाएं हम लोग पढ़ रहे हैं 1830 से 1848 के बीच, जो कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, एज ऑफ रिवॉल्यूशन है, क्रांति का युग है। पोलैंड के नेशनलिज्म के बढ़ाने में, देशभक्ति की भावना को बढ़ाने में एक व्यक्ति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना होगा। उसका नाम है कैरोल कुरपिंस्की। कैरोल कुरपिंस्की, इसने जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज के माध्यम से, फोक म्यूजिक, फोक डांस के माध्यम से, ओपेरा के माध्यम से, वर्नाकुलर लैंग्वेज के माध्यम से नेशनलिस्टिक व्यू, नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये कैरोल कुरपिंस्की का नाम आपको याद रखना होगा। इसने पोलैंड में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।